हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम आदिकाल से लेके रीतिकाल तक का अध्ययन पूरा कर चुके हैं और आधुनिक काल का अध्ययन अब हम कर रहे हैं। इसके 80 वीडियोस आ चुके हैं जो चैनल पर उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। आधुनिक काल में हम द्वितीय उत्थान के अंतर्गत हिंदी साहित्य के प्रसार को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नाटकों का और उपन्यासों का विस्तार और प्रसार देखा कि किस तरह से आधुनिक काल में हिंदी नाटक और हिंदी उपन्यास आगे बढ़े। अब आइए हम देखते हैं कहानियों के विस्तार को। उपर्युक्त दृष्टि से यदि हम देखें तो इंशा की रानी केतकी की बड़ी कहानी न आधुनिक उपन्यास के अंतर्गत आएगी, न राजा शिव प्रसाद का राजा भोज का सपना या वीर सिंह का वृत्तांत आधुनिक छोटी कहानी के अंतर्गत। यदि हम उपर्युक्त दृष्टि से देखें तो इंशा की रानी केतकी की कहानी जो है वो बड़ी तो है, पर आधुनिक उपन्यास के अंतर्गत नहीं आएगी। न राजा शिव प्रसाद का राजा भोज का सपना और वीर सिंह का वृत्तांत जो है वो छोटी कहानियों के अंतर्गत आएंगे, जहां पर इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी उपन्यास के अंतर्गत नहीं आएगी, जबकि वो एक बड़ी कहानी है। उसी प्रकार राजा शिव प्रसाद का राजा भोज का सपना या वीर सिंह का वृत्तांत आधुनिक छोटी कहानियों के अंतर्गत नहीं आएंगे। अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाओं में जैसे छोटी छोटी आख्यायिकाएं या कहानियां निकला करती हैं, अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाओं में जैसे छोटी छोटी आख्यायिकाएं या कहानी निकला करती हैं, वैसी कहानियों की रचना गल्प के नाम से बंग भाषा में चल पड़ी थी। जैसे अंग्रेजी की जो पत्रिकाएं थी मासिक, उनमें छोटी छोटी आख्यायिकाएं या कहें कहानियां निकला करती थी, उनको बंग भाषा में गल्प नाम दिया गया और गल्प नाम से वो बंग भाषा में उनकी रचना होने लगी। ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक और भाव व्यंजक खंड चित्रों के रूप में होती थीं। ये जीवन के मार्मिक और भाव व्यंजक खंड चित्रों के रूप में होती थी। जीवन के किसी एक खंड को लेकर उसकी मार्मिकता को, उसको भावों को उकेरा जाता था। द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली सरस्वती पत्रिका में इस प्रकार की छोटी कहानियों के दर्शन होने लगे और हिंदी में द्वितीय उत्थान के सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर जो पत्रिका प्रकट हुई उसका नाम था सरस्वती। पत्रिका में इस प्रकार की छोटी छोटी कहानियों के दर्शन होने लगे, जिसको बंग भाषा में गल्प कहा जाता था। सरस्वती के प्रथम वर्ष अर्थात संवत 1957 में ही पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती नाम की कहानी छपी। सरस्वती के प्रथम वर्ष में अर्थात संवत 1957 में ही पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती नाम की कहानी छपी, जो मौलिक जान पड़ती है। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को आचार्य शुक्ल मौलिक कहानी मानते हैं, जो संवत 1957 अर्थात सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। इसके उपरांत तो उसमें कहानियां बराबर निकलती रहीं, पर ये अधिकतर बंग भाषा में अनुदित या छाया लेकर लिखी होती थी। उसमें फिर कहानियां निकलने तो लगीं, परंतु अधिकतर कहानियां बंग भाषा से या तो अनुवादित होती थी या उनकी कुछ न कुछ छाया उनमें रहती थी। बंग भाषा से अनुवाद करने वालों में इंडियन प्रेस के मैनेजर बाबू गिरिजा कुमार घोष, जो हिंदी कहानियों में अपना नाम लाला पार्वती नंदन देते थे, विशेष उल्लेख योग्य हैं। जो बंग भाषा से हिंदी में कहानियां अनुदित करते थे, उनमें गिरिजा कुमार घोष का नाम उल्लेखनीय है, जो कहानियों में अपना नाम लाला पार्वती नंदन देते थे। कहानियां लिखने के लिए लाला पार्वती नंदन नाम किसने लिया? तो गिरिजा कुमार घोष। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। द्वितीय उत्थान के अंतर्गत कहानी के शुरुआती दौर में लाला पार्वती नंदन नाम से कहानियां कौन लिखता था? उसके उपरांत बंग महिला का स्थान है। उसके बाद बंग महिला का स्थान आता है, जो मिर्जापुर निवासी प्रतिष्ठित बंगाली सज्जन बाबू राम प्रसन्न घोष की पुत्री और बाबू पूर्णचंद्र की पत्नी थी। उनके बाद
बंग महिला का नाम आता है, जो मिर्जापुर के जो प्रतिष्ठित बंगाली सज्जन थे बाबू राम प्रसन्न घोष उनकी पुत्री थी और बाबू पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी। उन्होंने बहुत सी कहानियों का बंगला से अनुवाद तो किया ही, हिंदी में कुछ मौलिक कहानियां भी लिखी, जिनमें से एक थी दुलाई वाली, जो संवत 1964 की सरस्वती भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई। उन्होंने बंगला कहानियों के अनुवाद के साथ साथ हिंदी में कुछ मौलिक कहानियां भी लिखी थी, जिनमें से एक थी दुलाई वाली, जो संवत 1964 की सरस्वती भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी। 1964 में सरस्वती में दुलाई वाली प्रकाशित हुई थी। दुलाई वाली का प्रकाशन कब हुआ था? तो संवत 1964 में ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानियों का आरंभ कहाँ से मानना चाहिए, यह देखने के लिए सरस्वती में प्रकाशित कुछ मौलिक कहानियों के नाम वर्ष क्रम से नीचे दिए जाते हैं। कहानियों का आरंभ कहाँ से मानना चाहिए, इसको स्पष्ट करने के लिए, इसको देखने के लिए सरस्वती पत्रिका में जो प्रकाशित कहानियां हैं उनको देखना आवश्यक है कि वर्ष के क्रम से क्रमानुसार कौन सी कहानियां प्रकाशित हुई। तो सबसे पहले इंदुमती प्रकाशित हुई। जब सरस्वती पत्रिका निकलनी प्रारंभ हुई उसी वर्ष ये कहानी प्रकाशित हुई। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की, जो 1957 संवत में प्रकाशित हुई। गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी की, ये संवत 1959 में प्रकाशित हुई। प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास मिर्जापुर की कहानी थी, जो संवत 1959 में ही प्रकाशित हुई। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, जो शुक्ल जी की स्वयं की कहानी थी, संवत 1960 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। पंडित और पंडितानी गिरजा दत्त वाजपेयी की कहानी थी, जो संवत 1960 में सरस्वती में ही प्रकाशित हुई। दुलाई वाली बंग महिला की कहानी थी, जो संवत 1964 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। अब इनको क्रमानुसार देने के बाद आचार्य शुक्ल इनको स्पष्ट करते हैं। इनमें से यदि मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों को चुने तो 3 मिलती हैं। यदि मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों को चुना जाए तो 3 कहानियां इसमें से मिलती हैं। एक इंदुमती, दूसरी 11 वर्ष का समय और तीसरी दुलाई वाली। यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इंदुमती पर यदि किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। तो क्रमानुसार अगर देखें तो पहले नंबर पर आचार्य शुक्ल ने इंदुमती को रखा है, दूसरे नंबर पर स्वरचित कहानी 11 वर्ष का समय को रखा है और तीसरे नंबर पर उन्होंने बंग महिला की दुलाई वाली कहानी को रखा है। ऐसी कहानियों की ओर लोग बहुत आकर्षित हुए और वे इस काल के भीतर की प्रायः सब मासिक पत्रिकाओं में बीच बीच में निकलती रहीं। अब इस प्रकार की कहानी से लोग बहुत आकर्षित हुए और इस प्रकार की छोटी छोटी कहानियां जो भी मासिक पत्रिकाएं उस समय निकलती थीं उनमें निकलने लगी। संवत 1968 में कल्पना और भावुकता के कोश बाबू जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी उनके मासिक पत्र इंदु में निकली। संवत 1968 में कल्पना और भावुकता के कोश, ये इंपॉर्टेंट है। बाबू जयशंकर प्रसाद को कल्पना और भावुकता का कोश किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने। क्या लिखते हैं? 1968 में कल्पना और भावुकता के कोश बाबू जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी उनके मासिक पत्र इंदु में निकली। जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम संवत 1968 में इंदु पत्रिका में निकली, जो कि जयशंकर प्रसाद का ही पत्र था। उसके उपरांत तो उन्होंने आकाशदीप, बिसाती, प्रतिध्वनि, स्वर्ग के खंडहर, चित्र मंदिर इत्यादि अनेक कहानियां लिखी। पहले इनकी ग्राम कहानी प्रकाशित हुई, फिर इनकी एक के बाद एक कहानियां आने लगी, जिसमें आकाशदीप, बिसाती, प्रतिध्वनि, स्वर्ग के खंडहर, चित्र मंदिर इत्यादि अनेक कहानियां
हैं जो तृतीय उत्थान के भीतर आती हैं। इन्होंने ये जो कहानियां लिखी ये तृतीय उत्थान के भीतर आती हैं। हास्य रस की कहानियां लिखने वाले जीपी श्रीवास्तव की पहली कहानी भी इंदु में 1968 में ही निकली थी। जीपी श्रीवास्तव की पहली कहानी कब निकली थी और कौन सी पत्रिका में निकली थी? तो इंदु पत्रिका में ही इनकी भी कहानी निकली थी जो 1968 में निकली थी, जब ग्राम कहानी निकली थी जिस वर्ष। इसी समय के आसपास आजकल के प्रसिद्ध कहानी लेखक पंडित विश्वंभर शर्मा कौशिक ने भी कहानी लिखना आरंभ किया। इसी समय के आसपास जब जीपी श्रीवास्तव, जयशंकर प्रसाद आदि लेखक अपनी कहानियां लिख रहे थे, उसी समय लगभग पंडित विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने भी कहानियां लिखना प्रारंभ किया। उनकी पहली कहानी रक्षाबंधन 1913 की सरस्वती में छपी। उनकी पहली कहानी रक्षाबंधन 1913 की सरस्वती में छपी। 1913 की सरस्वती में छपी। सूर्यपुरा के राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी हिंदी के एक अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक हैं। सूर्यपुरा के राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जो हैं वो हिंदी के एक अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक हैं। इनकी भाषा की शक्तियों पर इनका अद्भुत अधिकार था। उनकी एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कानों में कंगना संवत 1970 में इंदु में निकली थी। इनकी भी कहानी राधिका रमण प्रसाद सिंह जी की कानों में कंगना ये भी 1970 में इंदु पत्रिका में ही निकली थी। उसके पीछे आपने बिजली आदि कुछ और सुंदर कहानियां भी लिखी। इसके बाद इनकी बिजली आदि अन्य सुंदर कहानियां आने लगी। पंडित ज्वालादत्त शर्मा ने संवत 1971 से कहानी लिखना आरंभ किया। पंडित ज्वालादत्त शर्मा ने संवत 1971 से कहानी लिखना आरंभ किया और उनकी पहली कहानी सन 1914 की सरस्वती में निकली और ज्वालादत्त शर्मा की पहली कहानी सरस्वती पत्रिका में निकली। चतुरसेन शास्त्री भी उसी वर्ष कहानी लिखने की ओर झुके। चतुरसेन शास्त्री भी उसी ओर अर्थात 1914 में कहानी लिखने की ओर झुके, अर्थात कहानी लिखना इन्होंने भी प्रारंभ किया। संस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अनन्य आराधक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अद्वितीय कहानी उसने कहा था संवत 1972 अर्थात सन 1915 की सरस्वती में छपी थी। संस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अनन्य आराधक, ये किसके लिए इन्होंने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के लिए। संस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अनन्य आराधक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अद्वितीय कहानी उसने कहा था संवत 1972 अर्थात सन 1915 में सरस्वती में छपी थी। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। इसमें हमें यथार्थवाद के साथ साथ सुरुचि की चरम मर्यादा, सुरुचिपूर्ण कहानी के अंतर्गत ये आती है। ये एक मर्यादापूर्ण कहानी है। इसमें भावुकता का चरम उत्कर्ष दिखाया गया है। इन सब बातों से सुगठित ये कहानी श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है जो सरस्वती पत्रिका में 1915 में छपी थी। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। इसकी इतनी प्रशंसा आचार्य शुक्ल ने क्यों की है? क्योंकि ये मर्यादा के भीतर सुरुचिपूर्ण प्रेम को प्रदर्शित करने वाली कहानी है। प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है। जोर देकर कहते हैं, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। तो ये गुलेरी जी की अद्वितीय कहानी है जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में मानी जाती है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेमचंद की छोटी कहानियां भी संवत 1973 से ही निकलने लगी।
इस प्रकार द्वितीय उत्थान काल के अंतिम भाग में ही आधुनिक कहानियों का आरंभ हम पाते हैं। आधुनिक कहानियों का आरंभ कहाँ से हुआ? आचार्य शुक्ल लिखते हैं द्वितीय उत्थान काल के अंतिम भाग में। द्वितीय उत्थान काल का जो अंतिम भाग था वहीं से आधुनिक कहानियों का प्रारंभ हुआ, जिनका पूर्ण विकास तृतीय उत्थान में जाकर हुआ। द्वितीय उत्थान काल का अंतिम भाग अर्थात संवत 1975 के कुछ पहले से आधुनिक कहानियों का प्रारंभ हुआ, जिनका पूर्ण विकास तृतीय उत्थान में जाकर हुआ। अब आइए देखते हैं निबंधों को। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। ये आचार्य शुक्ल का चिर परिचित कथन है और उसी के साथ साथ उतना ही इम्पोर्टेंट है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, क्योंकि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। इसीलिए गद्य शैली के विवेचक उदाहरणों के लिए अधिकतर निबंध ही चुना करते हैं। निबंध या गद्य विधान कई प्रकार के हो सकते हैं। ये कथन कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निबंध या गद्य विधान कई प्रकार के हो सकते हैं: विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक। निबंध या गद्य विधान जो होता है वो कई प्रकार का हो सकता है। उसमें विचारात्मक भी हो सकता है, भावात्मक और वर्णनात्मक। प्रवीण लेखक प्रसंग के अनुसार इन विधानों का बड़ा सुंदर मेल भी करते हैं और जो प्रवीण लेखक हैं, कुशल लेखक हैं, वो इनका सम्मिश्रण भी कर लेते हैं विषय के अनुसार और प्रसंग के अनुसार कि जिस प्रकार का विषय और प्रसंग हो उस प्रकार इनका सम्मिश्रण भी कर लेते हैं। लक्ष्य भेद से कई प्रकार की शैलियों का व्यवहार देखा जाता है, जैसे विचारात्मक निबंधों में व्यास और समास की रीति। विचारात्मक निबंधों में व्यास और समास शैली प्रयुक्त होती है। भावात्मक निबंधों में धारा, तरंग और विक्षेप की रीति। भावात्मक निबंधों में धारा, तरंग और विक्षेप की रीति प्रयुक्त होती है। इसी विक्षेप के भीतर वह प्रलाप शैली आएगी जिसका बंगला की देखा देखी कुछ दिनों से हिंदी में भी चलन बढ़ रहा है। जो विक्षेप की शैली यहाँ पर बताई है, इसी विक्षेप की शैली के भीतर प्रलाप शैली भी आती है, जिसका बंगला से देख देखकर हिंदी में भी चलन बढ़ रहा है। शैलियों के अनुसार गुण दोष भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं और शैलियों के अनुसार ही गुण दोष भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। आधुनिक पाश्चात्य जो लक्षण हैं उनके अनुसार निबंध किसको कहना चाहिए? जिसमें व्यक्तित्व या व्यक्तिगत विशेषता हो। बात तो ठीक है यदि ठीक तरह से समझी जाए। बात ये ठीक भी है यदि ठीक तरह से समझी जाए। व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही ना जाए या जानबूझकर जगह जगह से तोड़ दी जाए। भावों की विचित्रता दिखाने के लिए ऐसी अर्थ योजना की जाए जो उनकी अनुभूति के प्रकृत या लोक सामान्य स्वरूप से कोई संबंध ही न रखे, अथवा भाषा से सर्कस वालों की सी कसरतें या हठ योगियों के से आसन कराए जाएं, जिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवा और कुछ न हो। व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं होता है कि उसके प्रदर्शन के लिए स्वयं के भावों या विचारों की श्रृंखला रखी ही न जाए या जानबूझकर उसको जगह जगह से तोड़ दिया जाए। भावों की विचित्रता दिखाने के लिए ऐसी अर्थ योजना की जाए, ऐसी अर्थ योजना बनाई जाए जो उनकी अनुभूति के प्रकृति या लोक सामान्य स्वरूप से कोई संबंध ही न रखे। जो प्राकृतिक भाव होते हैं उनमें विचित्रता का समावेश करने के लिए ऐसी अर्थ योजना की जाए जो अनुभूति के जो प्रकृति या लोक सामान्य स्वरूप होता है उससे उसका कोई संबंध ना हो, अथवा भाषा से सर्कस वालों की सी कसरतें, भाषा जो है उसको इतना तोड़ा मरोड़ा जाए कि वो सर्कस वालों की सी कसरतें करे, या तो हठयोगियों के आसन कराए जाएं, जिनका लक्ष्य क्या होता है? जिस प्रकार सर्कस में जो कसरतें करते हैं उनका लक्ष्य तमाशा दिखाना होता है, स्वयं के भावों की अनुभूति या किसी के विचारों को रखना नहीं होता है। तो उसी प्रकार यदि हम भाषा में इतना वैचित्र्य उत्पन्न कर देंगे तो वो भाषा भावों को व्यक्त ना करके तमाशा दिखाने का साधन मात्र रह जाती है। संसार की हर बात
और सब बातों से संबद्ध है। संसार की हर बात और सब बातों अर्थात संसार की हर बात एक दूसरे से संबद्ध है। अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है। जिस प्रकार उसकी मानसिक संगठन मानसिक स्थिति होती है, उसी प्रकार उसका मन किसी भी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। सबका मानसिक स्थिति या मानसिक संगठन एक सा नहीं होता। ये संबंध सूत्र एक दूसरे से नथे हुए पत्तों के भीतर की नसों के समान चारों ओर एक जाल के रूप में फैले हैं। ये जो संबंध सूत्र हैं, कोई भी अलग नहीं है। जिस प्रकार पत्तों के भीतर बारीक बारीक सी नसें होती हैं, उनका एक जाल सा बना हुआ होता है जो एक दूसरे से संबद्ध होता है, उसी प्रकार ये संबंध सूत्र भी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बंधे हुए होते हैं। तत्व चिंतक या दार्शनिक केवल अपने व्यापक सिद्धांतों की प्रतिपादन के लिए उपयोगी कुछ संबंध सूत्रों को पकड़कर किसी ओर सीधा चलता है। और तत्व चिंतक क्या करता है या दार्शनिक क्या करता है, जो अपने व्यापक सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए जो उनके अनुकूल होते हैं, उनके अनुसार होते हैं, उनके सिद्धांतों के जो अनुरूप होते हैं, उन संबंध सूत्रों को पकड़ लेता है और उसी पर सीधा चलता है और बीच के ब्यौरे में कहीं नहीं फंसता। बीच में जो जितने भी और संबंध सूत्र हैं, वह उनमें नहीं फंसता, क्योंकि वह समझता है कि उनके सिद्धांतों के प्रतिपादन में इनका कोई योगदान नहीं होने वाला। इसीलिए अपने सिद्धांतों के अनुकूल वह संबंध सूत्र चुन लेता है और उसी पर आगे बढ़ जाता है। निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी सूत्रधार शाखाओं पर विचरता चलता है। और निबंध लेखक जो है, अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। और निबंध लेखक क्या करता है, जो उसके मन की प्रवृत्ति होती है उसके अनुसार स्वच्छंद गति से चलता है। वो किसी से बद्ध नहीं होता है, किसी सिद्धांतों से सूत्रों से बद्ध नहीं होता है। अपनी स्वच्छंद गति से इधर उधर जो सूत्र शाखाएं फूटी हुई हैं, उन पर भी विचरता है। यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। यही उसकी व्यक्तिगत विशेषता है। अर्थ संबंध सूत्र की टेढ़ी टेढ़ी रेखाएं ही भिन्न भिन्न लेखकों का दृष्टिपथ निर्दिष्ट करती हैं। अर्थ संबंध सूत्र की जो टेढ़ी टेढ़ी रेखाएं हैं, वही भिन्न भिन्न अलग अलग लेखकों का अलग अलग प्रकार से दृष्टिपथ निर्दिष्ट करती हैं, अर्थात उनको दिशा दिखाती हैं। एक ही बात को लेकर किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है। एक ही बात को लेकर दो अलग अलग लेखकों की राय अलग अलग हो सकती है। इसलिए एक ही बात को लेकर दो लेखक अलग अलग संबंध सूत्रों पर दौड़ते हैं, किसी का किसी पर। एक लेखक का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है और दूसरे का किसी और पर, और जबकि बात एक ही होती है। इसी का नाम है एक ही बात को भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखना, और इसी को कहते हैं कि किसी एक बात को, एक विषय को भिन्न भिन्न दृष्टियों से, भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखना। व्यक्तिगत विशेषता का मूल आधार यही है। इसी को व्यक्तिगत विशेषता कहते हैं कि एक ही बात को लेकर दो लेखक अलग अलग संबंध सूत्रों पर जाते हैं, और व्यक्तिगत विशेषता का मूल आधार यही है। तत्वचिंतक या वैज्ञानिक से निबंध लेखक की भिन्नता इस बात से भी है। एक तत्वचिंतक और वैज्ञानिक से निबंध लेखक किस प्रकार भिन्न है, वो कहते हैं कि निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ, अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों लिए हुए। निबंध लेखक जिधर भी चलता है अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ चलता है, अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों को साथ लेकर चलता है। जो करुण प्रकृति हैं, उनका मन किसी बात को लेकर अर्थ संबंध सूत्र पकड़े हुए करुण स्थलों की ओर झुकता है। जो करुण प्रकृति के लोग हैं, जिनमें भावुकता अधिक है, उनका मन किसी बात को लेकर अर्थ संबंध सूत्र पकड़े हुए करुण स्थलों की ओर जाता है और गंभीर वेदना का अनुभव करता चलता है। ये करुण सूत्रों की ओर जाता है, करुण स्थलों की ओर, और गंभीर वेदना मतलब करुण स्थलों को, करुण प्रकृति का जो लेखक है वो अच्छे से पकड़ लेता है और गंभीर वेदना का अनुभव करता चलता है। जो विनोदशील हैं, उनकी दृष्टि उसी बात को लेकर उसके ऐसे पक्ष की ओर दौड़ती है जिन्हें सामने पाकर कोई हंसे बिना नहीं रह सकता। और जो विनोदशील प्रकृति के हैं, वो अपनी प्रकृति के अनुसार उसी बात में ऐसे पक्ष खोज लेती है, ऐसे पक्ष ढूंढ लेती है उनकी दृष्टि कि सामने वाला बिना हंसे नहीं रह सकता। तो एक ही परिस्थिति में, एक ही स्थिति में
विनोदशील व्यक्ति विनोद के स्थल खोज लेता है, जबकि भावुक जो है वो उसमें मार्मिकता के स्थल खोज लेता है। इसी प्रकार कुछ बातों के संबंध में लोगों की बंधी हुई धारणाओं के विपरीत चलने में जिस लेखक को आनंद मिलेगा, वह उन बातों के ऐसे पक्षों पर वैचित्र के साथ विचरेगा जो उन धारणाओं को व्यर्थ या अपूर्ण सिद्ध करते दिखाई देंगे। इसी प्रकार कुछ बातों के संबंध में लोगों की बंधी हुई जो धारणाएं चली आ रही हैं, उनके विपरीत चलने में जिस लेखक को आनंद मिलेगा, वह उन बातों के ऐसे पक्षों पर वैचित्र के साथ विचरेगा जो उस बात के ऐसे पक्ष होंगे, उन पर वैचित्र के साथ विचरेगा जो उन धारणाओं को व्यर्थ या अपूर्ण सिद्ध करते दिखाई देंगे। जो बंधी बंधाई धारणाएं हैं, उनके विपरीत चलने वाला लेखक क्या करेगा, ऐसे ऐसे उदाहरण खोज के लाएगा, ऐसी धारणाएं खोज के लाएगा जो कि बंधी बंधाई धारणाओं को व्यर्थ या पूर्ण सिद्ध कर देंगे, सिद्ध करते दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए आलसियों और लोभियों को लीजिए, जिन्हें दुनिया बुरा कहती चली आ रही है। कोई लेखक अपने निबंध में उनके अनेक गुणों को विनोदपूर्ण सामने रखता हुआ उनकी प्रशंसा का वैचित्रपूर्ण आनंद ले और दे सकता है। जिस प्रकार आलसी और लोभी व्यक्ति हैं, तो इसमें कोई निबंधकार, कोई लेखक इनके इस प्रकार के गुणों को रखता है कि पाठक को विनोद की अनुभूति होती है। विनोदशील लेखक जो है उनके इस प्रकार के गुण गिनाएगा, उनकी इस प्रकार से वैचित्रपूर्ण प्रशंसा करेगा कि पाठक उसमें आनंद ले और दे सकता है। इसी प्रकार वस्तु के नाना सूक्ष्म ब्यौरों पर दृष्टि गड़ाने वाला लेखक किसी छोटी से छोटी, तुच्छ से तुच्छ बात को गंभीर विषय का सा रूप देकर पांडित्यपूर्ण भाषा की पूरी नकल करता हुआ सामने रख सकता है। और उसी प्रकार जो सूक्ष्म ब्यौरों पर दृष्टि गड़ाने वाला लेखक होगा, छोटी से छोटी या तुच्छ बात को गंभीर बना सकता है और उसको पांडित्यपूर्ण भाषा में व्यक्त कर सकता है। पर सब अवस्थाओं में कोई बात अवश्य चाहिए, लेकिन इन सब अवस्थाओं में भी कोई ना कोई बात तो अवश्य चाहिए। जब बात होगी, उसी को सब लेखक अपने अपने अनुसार वर्णित करेंगे। तो यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने निबंध और निबंध लेखकों का कुछ विवेचन किया है कि किस प्रकार से निबंध लेखक और तत्व चिंतक या वैज्ञानिक भिन्न हो सकते हैं और एक लेखक या निबंध लेखक किस प्रकार से सूत्रों को पकड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक, इससे आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने हिंदी साहित्य पढ़ने वाले फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें।